नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का नया मोहरा 2028 में चैतन्य चेहरा। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई तस्वीर ने हलचलें बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात हुई। क्या यह सिर्फ शिष्टाचार है या 2028 के लिए सॉफ्ट लॉन्च? देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी से चैतन्य बघेल की मुलाकात की इन तस्वीरों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। जमानत के बाद चैतन्य बघेल की ये पहली बड़ी सार्वजनिक राजनीतिक मौजूदगी थी। जेल जाने से लेकर बाहर आने तक चैतन्य के हर कदम ने सियासी संकेत दिए। गिरफ्तारी के वक्त विधायकों का प्रदर्शन, रिहाई पर समर्थकों का जोरदार स्वागत और अब आला कमान से मुलाकात। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2028 के लिए नया चेहरा गढ़ रही है? चैतन्य बघेल की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, महासचिव प्रियंका गांधी से भी मिले चैतन्य। दिल्ली की तस्वीर से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्द, मुलाकात सामान्य या छिपा है सियासी संदेश? कांग्रेस में नई अटकलों को मिला बल, राष्ट्रीय अध्यक्ष से आशीर्वाद के क्या मायने? क्या मुलाकात में छिपा है सियासी एंट्री का संकेत, सिर्फ पारिवारिक भेंट या लॉन्चिंग का सिग्नल? क्या 2028 के लिए तैयार हो रहा है नया चेहरा? आला कमान से संपर्क ने बढ़ाई चर्चा। क्या चैतन्य विधानसभा चुनाव में होंगे नया मोहरा? राजनीतिक चर्चाओं को हवा इसलिए भी मिली क्योंकि शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा दोनों ने आला कमान से मुलाकात की, लेकिन सियासी फोकस सिर्फ चैतन्य पर ही है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर हमला बोल रही है तो कांग्रेस पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही दागियों को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। किसी के भी इंटरव्यू में कोई भी बात कहे, कपिल सिब्बल हो चाहे सिंघवी हो, भूपेश बघेल जी के विषय में जनता जान चुकी है ये चले हुए खोखे कारतूस है। केवल समाचारों में, मीडिया में बने रहने के लिए चल रहा है। सारे दागी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके और कितने नाम लेंगे, अगर नाम लेंगे तो नामों की लंबी लिस्ट बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचारी लोगों को ही सपोर्ट करती है। चुनाव भले ही 2028 में है, पर छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात अभी से बिछती दिखाई दे रही है। क्या चैतन्य बघेल की एंट्री सिर्फ संगठन तक सीमित रहेगी या वो चुनावी मैदान में भी ताल ठोकते नजर आएंगे? उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या न्यायिक चुनौतियों के बीच कांग्रेस उन्हें भविष्य का चेहरा बनाने का जोखिम उठाएगी? फिलहाल एक तस्वीर ने इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मुलाकात सामान्य थी या नहीं, ये चर्चा का विषय इसलिए बन जाती है क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। आप देखिए, कवासी लखमा के साथ भी आलाकमान की तस्वीर और चैतन्य बघेल दोनों ही हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं, बेल पर आए हैं। और ऐसे में बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो बंसल न्यूज का यही है कि क्या कांग्रेस 2028 के लिए चैतन्य बघेल को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या चैतन्य की एंट्री से प्रदेश कांग्रेस में नई गुटबाजी को हवा मिलेगी? और तीसरा सवाल ये कि क्या चैतन्य के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाएगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। शर्मा जी, मुझे याद है जिस दिन चैतन्य बघेल की रिहाई हुई, उनके बेटे का जन्मदिन था और जिस लाव लश्कर के साथ भूपेश बघेल समर्थकों के साथ पहुंचे थे, वो दृश्य आज भी याद है। कैसे भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को लेने पहुंचे और जिस तरह का माहौल वहां बना, तभी से ये बातें शुरू हो गई थी कि क्या चैतन्य बघेल की एक सॉफ्ट लॉन्चिंग थी रिहाई के दौरान। और अब आप देखिए आलाकमान से मुलाकात। निश्चित रूप से चैतन्य बघेल युवा चेहरा है, लेकिन अभी कांग्रेस में नहीं है। ये अभी उनका प्रवेश नहीं हुआ। कल जब मुलाकात हुई तो हो सकता है खड़गे जी के सामने ये प्रवेश हो भी जाता, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी चीज है पाटन विधानसभा क्षेत्र।
पाटन विधानसभा क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र है, और उनमें उस क्षेत्र में बात करें तो एक विजय बघेल ही ऐसे नेता रहे हैं जो अब सांसद बन गए, जिन्होंने भूपेश बघेल को वहां एक बार 2008 में पराजित किया था। ऐसी स्थिति में पाटन से ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से उसके चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है चैतन्य बघेल को। एक दूसरी बात अब इसमें देखिए कि राजनीति में भ्रष्टाचार भले ही मुद्दा ना हो, लेकिन जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार जो न्यायालय में फैसला आने के पहले क्या जनता की अदालत में राजनीति के दृष्टि से जाना क्या ये सही है? नैतिकता कितनी है राजनीति में? जो विचारधारा की बात करते हैं वो कहां तक सही है? ये राजनीतिक दलों को, और खासकर भूपेश बघेल कद्दावर नेता है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता है फिलहाल, अभी मुख्यमंत्री भी रहे और राष्ट्रीय सचिव हैं, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक टिकट लाना या बेटे को लॉन्च कर लेना। लेकिन आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, इसको कांग्रेस किस रूप में करती है? लेकिन ये जवाब दोनों ओर से चलता है। फिर रमन सिंह के बेटे की बात आ जाती है, वो भी सांसद रह चुके हैं। तो राजनीति में मैंने कहा कि इस तरह से नैतिकता वाली बात अब कहाँ है, लेकिन जनता जो भ्रष्टाचार मुद्दा बना है, नैतिकता राजनीति में किसको टिकट दे, लेकिन जनता क्या तय करती है। और बड़ी बात यह है, क्या इंतजार करेंगे कि कोर्ट का कोई फैसला आ जाए? इसमें अभी जमानत में है कवासी लखमा और चैतन्य बघेल। ऐसी स्थिति में फिलहाल क्या जल्दबाजी नहीं हो जाएगी उनको कांग्रेस में प्रवेश दिलाना और जो पूरे केस है उसको खारिज कर देना कि कहीं कुछ नहीं हो? जैसे पांडे जी कह रहे हैं, संतोष पांडे सफाई देने गए थे, ये उनके अंदरूनी मामला है किसी हिसाब में, लेकिन जनता के बीच जाएंगे तो चैतन्य बघेल के लिए पाटन कठिन नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से आरोप लगे हुए हैं, उनके बीच में उनको यदि कांग्रेस प्रवेश होता है तो उसका जनता किस रूप में स्वागत करती है, ये देखना। बिल्कुल सही बात कही आपने। गंगवानी जी, आप कुछ कह रहे थे, मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें लगातार हो रही हैं, उन बातों को हवा मिली इन तस्वीरों से, और चूंकि बेल पर आए हैं, चाहे वो कवासी लखमा हो या फिर चैतन्य बघेल हो, ऐसे में चैतन्य बघेल इसलिए लाइमलाइट कैच कर रहे हैं क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए थे उस दौरान भी ये बातें कही गई थी, और उस दौरान हमने ये भी देखा था कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से जब सवाल किया था, बंसल न्यूज नहीं किया था, तो इस पर उन्होंने जवाब में कहा था कि बिल्कुल हो सकती है, इसे सॉफ्ट लॉन्च आप कह सकते हैं, और क्यों नहीं हो सकता। बात यही है, इस पर सवाल इसलिए नहीं है कि क्यों, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी ट्रायल चल रहा है, अभी सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं। मैं जल्दबाजी मानता हूं, भविष्य का कयास लगाना, देखिए चर्चा का विषय तो हो सकता है कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में है, कई राज्यों में चुनाव संयोजक की भूमिका में रहे, ओबीसी के पूरे देश के कदावर नेता है। तो जितनी राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि अगर ओबीसी का वरिष्ठ नेता उसका पुत्र, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि आज चर्चा का कारण क्यों है। आज ईडी जो है वो एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट में काम कर रहा है। अभी तक भूपेश बघेल जी के पुत्र जो है चैतन्य बघेल, वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अभी 5 साल भूपेश जी मुख्यमंत्री रहे, किसी प्रकार का कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप उनका कहीं नहीं रहा। वो सीधे साधे आदि वो किसान नेता है, अपना वो लगातार जो पैतृक जमीन है भूपेश बघेल जी, वहां पे खेती किसानी का काम दिख रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते, माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर जो दबाव डालने की राजनीति के चलते उनके चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी टारगेटेड रूप से उसी व्यक्ति के जन्मदिन के दिन की गई। लेकिन देखिए भगवान का इंसाफ देखिए, जब वो निकलते हैं जेल से तो उस दिन उनके पुत्र का जन्मदिन था, मतलब भूपेश बघेल जी के पुत्र के जन्मदिन के दिन उनको अंदर किया गया और उनके पोते के जन्मदिन के वो बाहर आते हैं। ये पूरी जो घटना इस बात का प्रमाण है शुभांगी जी कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, आखिर में सत्य की जीत हुई। और ये पहला उदाहरण नहीं है, हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी, आईटी, सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेटेड उससे राजनीतिक छवि धूमिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। मैं महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, यूपीए के 10 सालों में मात्र 117 मामले दर्ज किए गए, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में 5200 मामले दर्ज किए हैं। जबकि शुभांगी जी जो कन्विक्शन रेट है, मात्र 16 लोग जो है वो आखिर में अपराधी साबित होते हैं। तो ये दिखता है कि 200 में से गंगवानी जी, फिर तो इस मामले में अभी भी तो जल्दबाजी ही हो रही। हम अभी से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस मामले में भी जो तथ्य है या जो सबूत है वो गलत होंगे, जांच एजेंसियां गलत साबित होंगी? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, शुभांगी जी कानून और संविधान के सबसे बड़ा रक्षक, वो लगातार ईडी के लिए जो है कड़े कमेंट्स आ रहे हैं। अभी शराब घोटाले के मामले में स्पष्ट उससे हाईकोर्ट का एक कमेंट आया कि चैतन्य बघेल को जिस व्यक्ति पप्पू बंसल के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई,
ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट प्रश्न चिन्ह लगाया कि पप्पू बंसल जो स्वयं ईडी एओडब्ल्यू का जो है वांटेड अपराधी है, आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं, लेकिन उसी पप्पू बंसल के आधार पर टारगेटेड रूप से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो रही है। ये दिखता है कि कानून और संविधान के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर दूसरी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण आप लोगों की है ना गंगवानी जी, बिना फिर इस पर पर्याप्त बात करने सबूतों की के बजाय आप लोगों को किसी इस पर व्यक्ति के आपत्ति खिलाफ जाहिर भी- करनी चाहिए। कोर्ट के दरवाजे आप लोगों के लिए भी खुले और आपको निश्चित तौर पर इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। मैं पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी राजीव जी का इस पर। राजीव जी कहिए। जी देखिए, आज जो आपके बहस का मुद्दा है कि चैतन्य बघेल जी मोहरा है कि चेहरा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये संभावनाओं की सरसरी है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनके परिवार का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, और अगर राजनीति से विरत रहते हैं, हालांकि कांग्रेस की जो राजनीतिक विरासत की तिजारत है वो रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र द्वय जो थे वो राजनीति में रहे, उनके जो पोते हैं रविशंकर जी के, अमितेश शुक्ल जी राजनीति में रहे, मोतीलाल वोरा जी के पुत्र रहे, अजीत जोगी जी के सुपुत्र रहे। तो ये है, कांग्रेस पार्टी में परिपाटी है कि अपने विरासत की तिजारत को भेंट की जाती है जनता के द्वारा, भले राजनीति में रुचि हो अथवा न हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जो दल है कि चरणदास महंत जी का एक बड़ा ग्रुप है, टीएस सिंहदेव जी का एक ग्रुप है, भूपेश बघेल जी का एक ग्रुप है, तो अगर उनकी एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की जो संभावना है दुर्ग जिले पर, जैसे मेरे मित्र अभी अजय जी कह रहे थे कि, और के शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया कि वहाँ पर जो पाटन क्षेत्र है दुर्ग जिले में, तो वहाँ पर उनकी संभावना बन सकती है। तो देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो संभावना और दूसरा भाग्य होता है। तो अगर भाग्य उदय होता तो राजनीति में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कोई भी अगर राजनीतिक दल की अगर तीसरी पीढ़ी के लोग, दूसरे पीढ़ी के लोग आए, तो हमारे कार्यकर्ता सक्षम है कि उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, या जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो पर्व है उस पर्व में दोनों भागीदारी निभा सकते हैं, जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव है बाकी। तो ये तो देखिए अभी संभावना है, और संभावना पर कुछ कह नहीं सकते, और ये कयास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, क्योंकि उनको ये रुचि नहीं है। एक राजनीति एक पैशन होती है, तो पॉलिटिक्स इज अ पैशन, तो वो पैशन अभी दिखता नहीं है। वो खेती बाड़ी करते, जहाँ तक मुझे निजी जानकारी है, उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। अगर वो आते हैं तो उसको उनका स्वागत किया जाएगा, कि जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत सारे दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, तो वो सभी लोग। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लोग बूथ लेवल का काम करने के बाद और मंडल नीचे स्तर पर राजीव जी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, फिर परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठाएंगे क्या अगर लॉन्च हो जाते हैं वो? तो नहीं, परिवारवाद तो है। मैंने कहा, कांग्रेस, मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस की राजनीति की विरासत की तिजारत है, अपनी विरासत को सौंप कर जाते हैं। अजीत जोगी जी ने तो बड़े चुटीले अंदाज में कहा था कि वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति करे तो आपके पेट में दर्द क्यों है। और लगातार संभावनाओं कोशिश करते रहे, अंतोगतो मरवाही से उन्होंने अमित जोगी जी को विधायक बनवाए थे। तो देखिए, संभावनाएं हैं, और संभावनाओं की सियासत को लेकर अभी से कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे इस चीज का दुख है कि अभी अजय गंगवानी जी जो ईडी और सीडी की व्यथा कथा कह रहे थे, ये कोई व्यथा कथा नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की कथा है। और उस भ्रष्टाचार की कथा आगे ना हो, आगे की राजनीति में, तो उसे उसका पटाक्षेप होना चाहिए, और देश और राष्ट्र के लिए और अपने राज्य के लिए उसके विकास की गाथा के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। के शर्मा जी, एक सवाल मेरा, अब इन सब बातों को आगे अगर हम बढ़ाएं, जो आप कह रहे थे कि अभी जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अभी अंडर ट्रायल हैं चैतन्य बघेल, अभी पार्टी की सदस्यता भी नहीं है, अगर इन सारी बातों पर काम हो जाता है, भविष्य में आगे बढ़ती है पार्टी चैतन्य बघेल को लेकर, तो अंतरकलह के आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक ड्रॉबैक भी से कहा जाता है कि आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। हम देख रहे हैं संगठन सृजन के जरिए किस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस के अंदर खाने चल रहा है। लेकिन अगर चैतन्य बघेल की एंट्री हो जाती है तो क्या इसके चलते फिर गुटबाजी को हवा मिलेगी? क्या लोगों की नाराजगी भी कांग्रेस को अंदर खाने झेलनी पड़ सकती है? तो भांगी जी, परिवारवाद एक सीमा तक केवल चर्चा का विषय रहता है। जब टिकट की बात है, आप देखिए चरणदास महंत के बेटे को लेकर भी चर्चा आ रही है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ लेगा। तो ये जो अभी जैसे बात आ रही है कि जब लोकसभा चुनाव राजनांदगांव से टिकट दिया गया भूपेश बघेल को, यदि जीत जाते को तो पाटन से क्या इनकी एंट्री होती कि नहीं होती? कांग्रेस के सदस्य ने तत्काल कांग्रेस टिकट भी पाटन से लड़ना।
पाटन में भाजपा कमजोर स्थिति में है। वहां पे विजय बघेल के अतिरिक्त दूसरे वहां पे दावेदार नजर नहीं आते। जब मोतीलाल साहू जो रायपुर ग्रामीण के अभी विधायक है, उस समय उन ग्रामीण से ही टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन जब वहां साहू चाहिए कुर्मी के खिलाफ तो वहां पे मोतीलाल साहू को पाटन से टिकट दिया गया और वहां बुरी तरह से पराजित हो गए थे, लेकिन रायपुर ग्रामीण में जीत के आज विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे चेतन बघेल आते हैं तो उनके लिए ऐसे चेहरे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विकास कार्यों के रूप में भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो पूरी स्थिति में उनके आने से दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि जो जन अदालत में जाने के पहले क्या न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन शर्मा जी मेरा यही मानना था कि कांग्रेस के भीतर कहने फिर क्या होगा माहौल। वजह यह है कि ठीक बात है आपने कही कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे को देखकर हो सकता है कि लोग अचंभित ना हो, लेकिन फिर सवाल यह है कि फिर अंदर खाने कुछ लोगों की नाराजगी, क्योंकि आप देखिए कोई भी लिस्ट जारी होती है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी आए दिन ऐसी बातें आती हैं कि हर इंसान को खुश रखना राजनीति में बहुत मुश्किल होता है, और खास करके जब किसी बड़े नेता का बेटा अगर गद्दी संभालने पहुंचता है तो निश्चित तौर पर बातें होती हैं। देखिए, जब पिता हैं अभी इतने कद्दावर नेता हैं, तो अभी भूपेश बघेल के सामने किसी कांग्रेस नेता की ये स्थिति नहीं है जो उनका विरोध कर सके। दीपक बैज उनके ही बनाए हुए हैं। चरणदास महन के साथ देखिए विधानसभा में आप उठा नहीं रहे मामले को गंभीरता से, इस तरह से बोलने वाला कोई है तो भूपेश बघेल है। तो भूपेश बघेल की छवि छत्तीसगढ़ में एक दमदार नेता की है, लड़ाकू नेता की है। मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे को यदि एक टिकट की बात आती है, कांग्रेस प्रवेश करते हैं तो कांग्रेस के भीतर खलबली मच जाएगी। 2028 कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण है। अभी भाजपा की सरकार है, मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। वैसे में कांग्रेस जो 71 विधायक थी उसको यदि वापस आना है तो एक एक सीट के लिए अभी से यदि मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा हो सकता है। जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी के जगह में सभी नेताओं को एकजुट होकर के, जैसे लोकसभा चुनाव में एक जो जहां दावेदार है दुर्ग से हटा के उसको आप बिलासपुर दे देते हैं, तो दुर्ग से जैसे अब दूसरे दावेदार देवेंद्र यादव को बिलासपुर दिए, भूपेश बघेल को राजनांदगांव, क्या पहले से एक तैयारी करके कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी 1 और 2 सीट ही लोकसभा जीत पाते हैं 11 में से। तो कांग्रेस को संगठन मजबूत के साथ एक बड़े स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है ताकि वो भाजपा के सामने खड़े हो सके, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट दे सके। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्यसभा भेजने की बात हो रही, भूपेश बघेल अभी पाटन के विधायक है, क्या उनको हटाने की तैयारी है? केंद्र में तो संगठन की दृष्टि से ले जाया जा चुका है। तो कांग्रेस को तय करना है कि ये किस रूप में है। अकेले उसके जीतने में वहां पाटन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अजय जी, कितना सहमत हैं आप के शर्मा जी की इस बात से? देखिए, मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे शुभांगी जी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, रास्ते हमेशा खुले हैं। महत्वपूर्ण है कि ईडी की साजिश और षड्यंत्र के चलते बिना बयान के, बिना नोटिस के सीधा सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। ये तो राजनीतिक कयास जो लगाया जा रहा है, ये मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ। आज चैतन्य बघेल को राजनेता बनाने की जो भूमिका है वो केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने निभाई है। ये तो माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल से निकलता है तो एक नेता बन के उभरता है। तो लगातार अपने देश के इतिहास में कई राजनीतिक उदाहरण मौजूद है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, एक बात को बार बार अंडरलाइन कर रहे थे आप, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवार पे राजनीति करती है। क्या हमने नहीं देखा कि रमन सिंह के पुत्र अभिषेक जी सांसद बने? क्या लखीराम के पुत्र हमारे पास 3 बार मंत्री नहीं बने? क्या बलीराम कश्यप के जो पुत्र है केदार कश्यप, जो वर्तमान सरकार में 4थी बार मंत्री हैं, उनके एक पुत्र दिनेश कश्यप ऑलरेडी राजनीति में सक्रिय हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जय शाह जिसकी क्रिकेट के लिए कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं, आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आज रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री है, वो ठाकुर जो उनके पिता थे ठाकुर जी, वो भी ऑलरेडी राजनीति में थे। जयंत सिन्हा देख लीजिए जो आज वर्तमान में मंत्री रहे, उनके पिता यशवंत सिन्हा ऑलरेडी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। पीयूष गोयल देख लीजिए, उनके पिता वेद प्रकाश गोयल। पंकज सिंह देख लीजिए जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। गंगवानी जी, ये पूरे लिस्ट है। मुझे लगता है लिस्ट आपने बना ली थी इस बीच जब हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे सुनिए तो अब ये है कि आपने एक बात कही जो मेरे मन में भी भीतर ही भीतर चल रही थी, लेकिन आपने वो बोल दी कि क्या जेल से रिहा होकर आए हैं, अभी बरी हुए हैं, बेल पर आए हैं, बरी नहीं हुए, बरी शब्द गलत है, बेल पर आए हैं चैतन्य बघेल, तो इसलिए संभावनाएं दिख रही है पार्टी को, क्या वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, जेल जाकर बन सकते हैं भविष्य में नेता? देखिए, बात पार्टी की संभावना की नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण खुद करता है।
किसी का पिता, उसका परिवार या अन्य जो नेता ये निर्धारित नहीं करते। ये चैतन्य बघेल जी का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आने वाले समय में वो राजनीति में किस प्रकार से अपनी का भूमिका निर्धारित करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, क्या चैतन्य बघेल जी को जेल के सलाखों के पीछे न ढकेला गया होता, ईडी और केंद्र सरकार की इशारे पर साजिश न की गई होती, तो क्या शुभांगी जी आज की डिबेट होती? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इस दिशा और दशा को तय करने में ईडी के जो राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है, जो प्रतिशोध की कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रकुर इंगित करता है। मैं इस बात को अंदर दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे राजीव जगदीश सहमत नहीं थे। मैं एक आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं कोट करना चाह रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय एक आर्टिकल पेश किया था कि 25 नेताओं पे, देश के वरिष्ठ 25 नेताओं पे ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई होती है, जिसमें तो 22 नेता आज जब भाजपा में शामिल होते हैं, सारी ईडी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो जाती है, जब संपत्तियां लौटा दी जाती हैं, तो ये दिखता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कहा था कि जो है ईडी जो है देश के संवैधानिक ढांचे पर सीधा आक्रमण कर रही है, बिना पर्याप्त तथ्य और तो यानी ईडी की ये कार्रवाई भी अच्छी साबित हुई कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ईडी न्यायालय के आदेश पर जब कोई मामला विचाराधीन होता है समाज में या मीडिया में, तब न्यायालय के आदेश पर जांच करती है। और जांच पर आज क्या, जांच से डरना क्या। और अगर उस डायरी में किसी का नाम आता है और रुपए बरामद होते हैं, बहुत सारे जो कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, गंगवानी जी खुद वकील हैं, रह चुके हैं, जानते हैं, तो वहाँ पर जांच होती है और जांच में कोई फंस जाता है तो उसको अगर आप बोले कि ये विक्टिम है, तो साहब विक्टिम कार्ड लड़ाई पर होती है, आंदोलन पर होता है। ये कैश घोटाला, सैंड घोटाला, लिकर घोटाले को भी अगर महिमा मंडित करेंगे तो आपको मैं शुभकामना देता हूँ। ऐसे राजनीति करते रहिए। प्रदेश का अगर आप घोटाला करके अगर सोचते हैं, महिमा मंडित करते हैं, तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो। हाँ, राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर, राजनीति होनी चाहिए विचारों पर, नीति पर होनी चाहिए। अगर इस नीति पर आप राजनीति कर रहे हैं तो घोटाले की राजनीति को अगर आप मुद्दा बनाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। हाँ, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे चैतन्य जी अगर राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, वो आ जाए। और हमारे भी कार्यकर्ता, जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता, वो भी तैयार है लड़ने के लिए, वो भी तैयार है कि मुलाकात के बाद अटकलें बढ़ गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि भविष्य में आगे क्या होता है। क्या सचमुच चैतन्य बघेल अब एक नया चेहरा बनकर उभरेंगे 2028 में? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।